ये देखो, Mn2CO10 is an organometallic compound due to the presence of। organometallic compounds क्या होते हैं? जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होता है। हमने अभी पीछे के क्वेश्चंस में ही क्वेश्चन नंबर 5 का 2 जो हमने किया था, तो हमने ऐसे काफी का स्ट्रक्चर्स देखे थे, इसका भी स्ट्रक्चर देखा था। Mn2CO10 होता है Mn, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छी तरह से, वो बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। जिसने नहीं देखा है 5 का 2 का सॉल्यूशन, वो जाके एक बार उसको देख लो। दो स्क्वायर पिरामिडल यूनिट मेटल मेटल से जुड़ी होती है, तो ये तो डेल्टा बॉन्ड होता है। पर ये ऑर्गेनोमेटेलिक है बिकॉज यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। तो आंसर होगा मैग्नीज एंड कार्बन बॉन्ड। Again, question based on the application of coordination compounds. The compound used in the treatment of lead poisoning is। तो lead poisoning के लिए हम यूज करते हैं EDTA, PB, तो जो lead आयन है इसको ये अपने में जोड़ लेता है और एक्सक्रीट कर देता है। ये चीज, तो ये तो हो गया आंसर EDTA। पर और भी बात ध्यान रखो, इनका भी अपना अपना यूज है। डी पेनिसिलेमाइन, पेनिसिल एमाइन, ये यूज होता है टू एक्सक्रीट या टू रिमूव फ्रॉम एनिमल बॉडी कॉपर को निकालने में। डी पेनिसिल एमाइन। डस फेरी ऑक्साइम बी, ये यूज होता है आयरन के लिए, आयरन को हटाने के लिए। और सिस प्लेटिन होता है सिस आइसोमर ऑफ PTNS3 होल ट्वाइस Cl2, येलोइश ऑरेंज होता है। तो इसका सिस आइसोमर जो होता है स्क्वायर प्लेनर है, तो सिस आइसोमर ये वाला, ये एंटी कैंसर ड्रग होती है, ट्यूमर और की ग्रोथ को रोकने में हेल्पफुल होती है, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। तो ये हो गया, यहाँ पे आंसर ये हो गया। और ये तो आई अभी बता ही दिया। द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स इज सिस प्लेटिन, ये वाला, दिस कंपाउंड। नेक्स्ट देखो, ये simplified absorption spectra of 3 complexes 1, 2 and 3 of Mn2 plus ion are provided below. Their lambda x values are marked as A, B and C. The correct match between the complexes and their lambda x values. तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका लैम्डा एक्स, लैम्डा मैक्स जो है वो ए वाला है,
2 के कॉरस्पॉन्डिंग P वाला है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स C वाला है। अच्छा, इनमें आपस में आप कंपेयर करें अगर, तो लैम्डा A की वैल्यू लेस है देन लैम्डा B देन लैम्डा C। भाई ये लाइट जो एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्प्शन है, तो जो स्प्लिटिंग होता है, भाई ये सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ये स्प्लिटिंग होता है T2G और EG के बीच का, और उसका जो एनर्जी होता है, तो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है इस डिफरेंस के बराबर, जो विजिबल लाइट है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है। तो जो डेल्टा होता है वो होता है HC बाई लैम्डा। जितना बड़ा डेल्टा होगा उतना लैम्डा छोटा हो। तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग का ऑर्डर हो जाएगा डेल्टा O फॉर A is greater than delta O for B greater than delta O for C। ये कॉम्प्लेक्स वन, मतलब ये 1, 2 और 3 कॉम्प्लेक्सेस की बात हो गई। तो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना स्प्लिटिंग बड़ा होगा। तो अब देखो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गर इसमें, अगर वो वाला जो मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर एक न्यूमोनिक बताया था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में, I brought some colorful sweets from home containing water. निश्चय ate them amicably in night canteen corridor। तो उसके हिसाब से देखेंगे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वाला क्वेश्चन नंबर 5 के 1 का सॉल्यूशन देख लो। 5 का 1, तो उसमें ये मैंने डिस्कस किया एक न्यूमोनिक। तो उस न्यूमोनिक के अकॉर्डिंगली ये इसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी अमोनिया, स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड कंपेयर टू NCS कंपेयर टू फ्लोराइड। तो एक्चुअली जो 1 वाला है वो अमोनिया कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए, और हमें चाहिए A का वेवलेंथ, एक मिनट, लैम्डा A लेस देन लैम्डा B लेस देन लैम्डा C। तो जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, तो आपके पास 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे छोटी वेवलेंथ है। तो 1 का सबसे छोटा वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे simplify absorption spectra of 3 complexes। तो कॉम्प्लेक्सेस तो इन्होंने ये दे ही दिए। ऐसे देखो, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्सेस हमको दिए हुए हैं, हम जा सही रहे, पर कॉम्प्लेक्सेस हमको ऑलरेडी 1 ये है, 2 ये है, 3 है। तो अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो सबसे, जो अमोनिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होना चाहिए वो सबसे मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे, जो कि हो गया किसका? ए का। तो ए शुड मैच टू 3, ए इज मैचिंग विथ 3। उसके बाद NCS का होना चाहिए, यानी ये NCS को मैच करना चाहिए, तो B इज मैचिंग विथ 1 एंड C इज मैचिंग विथ 2। सबसे जो वीक फील्ड लिगेंड है उसकी लैम्डा सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो वही चीज भाई, स्प्लिटिंग डिपेंड, स्प्लिटिंग इसकी सबसे ज्यादा होगी अमोनिया की,
तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब इसका सबसे छोटा होगा, जितना ज्यादा एनर्जी वेवलेंथ उतना कम, ये वाला रिलेशन। तो ये चीज, तो ए मैचेस विथ 3, बी मैचेस विथ 1 and C matches with 2. So answer will be this. Is it clear? I think ये समझ में आया होगा। हमें ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया हुआ है जो ये बता रहा है कि ए बी और सी तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके ए बी और सी करके हमें मैच करना है। तो जो सबसे छोटा वेवलेंथ है इन तीनों पीक्स में, वो ये बता रहा है कि वहां पे स्प्लिटिंग सबसे बड़ी हुई है, तभी वेवलेंथ सबसे छोटा है। तो स्प्लिटिंग सबसे बड़ी इस कॉम्प्लेक्स में होगी। तो ए मैचेस विथ 3, बी मैचेस विथ 1 एंड सी मैचेस विथ 2। बस यही हमारा। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1, 2 and 3, 1, 2, 3। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी can't explain the color exhibited by transition metal complexes। बात सही है, कलर की लॉजिक और जो है वो CFT देता है, इससे कलर एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। करेक्ट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसमिटर। ये गलत है एक्चुअली। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी बेटर एक्सप्लेनेशन जो होता है, अच्छा एक्सप्रेशन, वो आपका CFT देता है। तो ये एक्चुअली इनकरेक्ट है, थोड़ा सा ही लगता है, लेकिन जो मेनली ये इसका ड्रॉबैक ही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कांट डिस्ट्रीब्यूट लिगेंड एज वीक एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये बात सही है। तो हमें करेक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। ये देखो, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE फॉर दिस एंड दिस। तो देखो FeH2O, H2O is a weak field ligand with respect to the 3D series transition elements in general। Fe यहाँ पे +2 है, तो Fe2+ हो जाएगा D6। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी क्योंकि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी रेदर देन डेल्टा हो, तो पहले ऊपर जाएगा फिर पेयरिंग होगी अगर होना है तो। D6 कैसे भरेगा? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। बारी सेंटर इसमें ऐसा होगा, ये 2/5 डेल्टा होता है नीचे, और ये तो इसका CFSE हो जाएगा फॉर दिस 4 into -2/5 डेल्टा हो +2 into 3/5 डेल्टा हो। तो दिस वैल्यू विल बी -8 +6/5 डेल्टा हो -0.4 डेल्टा हो। और इसका हो जाएगा K2 NiCl4। K2 NiCl4 में Ni2+ है, तो 2+ ये D8 हो जाएगा, पर Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। तो एक्चुअली टेट्राहेड्रल होगा तो ये ऐसा होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इट विल बी Eg4 T2G
4, तो यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा -3/5 डेल्टा ओ, तो वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू, और ये डेल्टा ओ नहीं डेल्टा टी बोलना चाहिए, 4 इंटू, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, -3/5 डेल्टा टी प्लस 4 इंटू 2/5 डेल्टा टी, तो -4/5 डेल्टा टी विच इज -0.8 डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर बी। आंसर आपका इसमें बी हो गया। अच्छा एक बात और समझो, ये तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हमें टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने हो जाए, ये तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अगर टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाए तो वो होता है CFSE प्लस पेयरिंग एनर्जी। जब हम एक दो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करते हैं विद अपोजिट स्पिन, तो आप उसमें आपस में रिपल्शन होता है, तो उसके लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो मीन पेयरिंग एनर्जी सपोज अगर P है, अच्छा एक पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए ये वाली पेयरिंग एनर्जी फिक्स रहती है, ये मेटल आयन पे डिपेंड करता है, ये लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या होगा, जैसे कोई पूछे कि इसमें टोटल अगर एनर्जी निकालो, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मीन पेयरिंग एनर्जी इस पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए P है, तो यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.4 डेल्टा ओ प्लस P, ये टोटल स्ट्रेस एनर्जी। और इस वाले केस में इसमें 3 चीज पेयरिंग हुई है, तो CFSE तो ये हो गया, तो अगर मीन पेयरिंग एनर्जी P है तो यहाँ 3P, तो टोटल स्ट्रेस एनर्जी जहाँ पेयरिंग एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाएगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पे आंसर नहीं, यहाँ पे तो आंसर जो है वो यही है, लेकिन ये बता दी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपने दे दी, कहीं का आ सकता है। दिस वन, द कॉम्प्लेक्स आयन दैट विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इट्स मेटल टू +3 स्टेट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड वन। यहाँ बोला इग्नोर पेयरिंग एनर्जी, एक्चुअली जैसे अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोला है तो उसका मतलब ही पेयरिंग एनर्जी टोटल में हम लेते हैं, पर कहीं का मैं देखा जेई मेन के क्वेश्चन में अगर P के टर्म में दिया है तो उसको भी टोटल को भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में ही काउंट कर लेते हैं। तो कल का चॉइसेस देख के आइडिया लग जाएगा कि वो क्या मीन कर रहा है। यहाँ तो बोल ही दिया कि पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर कर दो। तो अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस केस में ये सब एग्जाम्पल में जो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं ये 2+ वाले हैं, तो ये बोल रहा है कि किस केस में मेटल अगर 2+ से 3+ हो रहा है तो इट विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE जितना नेगेटिव होगा उतना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE ज्यादा होता है, उसे ज्यादा मानते हैं, मोर नेगेटिव इज बेटर। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे लेवल पे आते हैं, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग T2G लेवल पे, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग EG लेवल पे आते हैं, तो एनर्जी लिबरेट होती है। पर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हमें एक्चुअली वो केस देखना है कि जिसमें 2+ से 3+ होने में हमारा नीचे वाले लेवल का इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, क्योंकि ऊपर का इलेक्ट्रॉन कम हुआ, भाई 2+ से 3+ मतलब क्या हुआ कि आपने एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का और कम कर दिया मेटल आयन का,
तो वो इलेक्ट्रॉन कम अगर ऊपर वाले लेवल से हो रहा है तब तो हमारे लिए फायदा, तब तो क्या होगा, इट्स गुड फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टार्च एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपको कम देनी पड़ रही है, लिबरेट ज्यादा हो रही है। पर अगर वो निकला, जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा निकला है, वो अगर नीचे वाले लेवल से निकल रहा है, तब इट विल बी अ लॉस इन CFSE, क्योंकि तब नेगेटिव वैल्यू जो मिलती थी वो आपकी एक इलेक्ट्रॉन की कम हो गई। तो देखो CO2+ होता है, एक एक करके देखते हैं। D7, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, तो आप मान सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। तो CO2+ का होगा ऑक्टाइड स्प्लिटिंग में ये चीज। CO3+ क्या हो जाएगा, D6, तो ये हो जाएगा आपका केवल ये। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, ये बचा रहा है, तो ये इट विल अल्टीमेटली हेल्प इन गेनिंग द CFSE, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ये जो देनी पड़ती थी वो नहीं देनी पड़ेगी। तो इन दिस केस देयर विल बी नॉट अ लॉस ऑफ CFSE। अगला देखें, बी, निकल का 2+, निकल का 2+ है और ऑक्टाहेड्रल है, तो यूजुअली sp3d2 ही होगा ये। तो निकल का ये D8 है, सेकंड केस में निकल का। तो इस अब लेकिन वो डी निकल 3+ क्या हो जाएगा, निकल 3+ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पर कहां से निकलेगा, वो आपका यहां से निकलेगा, इधर से निकला ये वाला। तो ये भी अल्टीमेटली ये D7 हो गया निकल का 3+, पर ये भी अल्टीमेटली गेन इन CFSE होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल का निकला। सी, जिंक 2+ D10, sp3d2 होगा ये जो बना है। पर Zn3+ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से ही निकलेगा। तो ये भी एक्चुअली गेन इन CFSE है, इट इज नॉट अ लॉ, इट इज अगेन क्योंकि इसमें ऊपर वाला एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कम देना पड़ रहा है। डी देखो, Fe2+, D6, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, तो D6 ऐसा होगा। लेकिन जब ये D5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, इलेक्ट्रॉन T2G से निकला, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आने पे नेगेटिव एनर्जी देता था, लिबरेट करता था। तो यहाँ लिबरेट ज्यादा होगा, यहाँ लिबरेट, इधर लिबरेट होगा -6 इंटू 2/5 डेल्टा ओ, इधर लिबरेट होगा ओनली -5 इंटू 2/5 डेल्टा ओ। यहाँ पे ये चीज थी -2.4 डेल्टा ओ, इधर केवल रह जाएगी -2 डेल्टा ओ। तो -0.4 डेल्टा ओ का लॉस हो गया, तो योर आंसर विल बी डी। बाकी सब जगह जो भी हुआ एनर्जी का गेन ही हुआ, जितनी नेगेटिव थी उससे ज्यादा नेगेटिव हुई, पर यहाँ पे जितनी नेगेटिव थी उससे कम नेगेटिव हो गई, तो इट इज अ लॉस ऑफ CFSE बाई वैल्यू 0.4 डेल्टा हो, दोनों का डिफरेंस कर दो। आई थिंक ये क्लियर होगा।
अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स। एक्सियल लिगेंड होता है डीजेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पीजेड एक्सिस के अलोंग जो है। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये अगर एक्सियल लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग होता है डीजेड स्क्वायर और पीजेड। अगर ये कंप्लीटली मतलब सिस्टम को ना बना पाए, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ये नहीं जुड़ पाए, तो स्पीसीज ऑक्टाहेड्रल बनने के बजाय स्क्वायर प्लेनर बन के रह जाती है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है इनका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो तो स्प्लिटिंग पैटर्न वैसे तो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग पैटर्न होता है ये। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 4 लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं, डीजेड स्क्वायर में 2 लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो जब अनसिमेट्रिकल फीलिंग होती है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड आता है जब वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है, तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ देयर अनसिमेट्री, इनमें एक में चार लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं, जबकि डीजेड स्क्वायर 2 ही होते हैं। तो एक तो इनमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाते हैं। एक तो ये चीज होती है इस तरीके की, और एक इसमें भी कि जो डी जब आप ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो डी एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ज्यादा लिगेंड है, तो डी एक्स वाई की एनर्जी इन दोनों से बढ़ जाती है। तो एक तो ये पैटर्न नजर आता है, और एक पैटर्न ऐसा भी नजर आता है कि डी एक्स वाई इससे नीचे रह गया पर डी एक्स वाई ऊपर पहुंच गया। इसी चीज को हम टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन और भी कहते हैं। तो इस कारण से तो ये वाला जो सिनेरियो है सबसे मोस्ट कॉमन है इस तरीके के केसेस में, कि जब आपका डी8 कॉन्फ़िगरेशन और है और उसके अंदर जब फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये आंसर आपका मैच करता है इस, और ये स्क्वायर प्लेनर बन के रह जाते हैं। द मेटल डी ऑर्बिटल्स दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स। कौन सी डी ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्टली अगर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो कौन से लिगेंड डी वाले डी ऑर्बिटल कौन से डायरेक्टली लिगेंड को फेस करते हैं? भाई लिगेंड्स इन डायरेक्शन में है, तो इसके मेटल के कौन से डी ऑर्बिटल इनको डायरेक्टली फेस करेंगे? एक डीजेड स्क्वायर और एक डीजेड स्क्वायर और एक वो डी एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, और ये dz स्क्वायर विल डायरेक्टली फेस द लिगेंड्स। ये देखो, द पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं कुछ और भी रिएक्शन अभी लिखा दूंगा। द पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन गिव्स द प्रूशियन ब्लू कलर व्हेन एडेड टू, तो K4FeCN6, खुद ब्राउन येलो होता है। Fe यहाँ पे 2 है, तो इसका जब हम बोले तो इसका μs 0 आता है, डायामैग्नेटिक होता है। D2sp3 होता है। अच्छा, अब इसके रिएक्शंस, अगर इसे फेरिक आयन के संग रिएक्ट किया जाए, फेरिक आयन खुद येलो होता है, तो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है फेरो फेरी फेरो Fe4 FeCN6 इसे बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। ये डीप ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, जिसको हम प्रूशियन ब्लू भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली काम तो यही हो गया, काम तो यही हो गया। अच्छा, इसको अगर फेरस के संग रिएक्ट किया जाए, ये हल्का सा ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, तो फेरस के संग रिएक्ट किया जाए तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ये K2Fe फेरोफेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोफेरोसाइनाइड। इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि यहाँ पे ये Fe2+ है। अगर ऑक्सीडाइज किया जाए इसे, तो ये वाला चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये फेरी अल्टीमेटली फेरी फेरोसाइनाइड बन जाएगा। प्रूशियन ब्लू। तो K2Fe FeCN6, इसमें अगर क्यूप्रिक आयन लिया जाए, क्यूप्रिक एक्वस जो कि ब्लू होता है, तो ये बना देता है Cu2FeCN6, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। और अगर इसे Zn2+ के संग एक्वस कलरलेस ट्रीट किया जाए, तो बन जाता है K2Zn FeCN6 ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट, ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसका ये कलर वाइट था, ये चीज, ये ब्लू हो जाता है ऑक्सीजन पे।
तो ये तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe2+ होता है, डायामैग्नेटिक होता है ये चीज। तो ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। ऐसे ही पोटेशियम फेरिसाइनाइड की भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, लिख लो K3FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो सी फेरेट 3, इसमें D5 होता है। ये म्यू इसका D2sp3 तो होगा ये ऑक्टाहेड्रल, लेकिन म्यू रूट होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसकी रिएक्शन में अगर फेरस के संग ट्रीट किया जाए, पहले फेरिक के संग ट्रीट किया जाए, जो खुद येलो होता है, तो बनता है फेरिसाइनाइड। इसका कलर होता है ब्राउन कलर। और फेरस के संग जब ट्रीट करते हैं तो ये फेरिसाइनाइड, ये फेरो, तो ये बन जाता है फेरोफेरिसाइनाइड। फेरोफेरी ये भी ब्लू कलर का होता है, पर इसका ब्लू कलर बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू। ये पैसिफिक ब्लू कलर का टर्नबुल्स ब्लू। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर हम इस केस में एक्सेस ऑफ K4FeCN6 लें, तो जो ये कॉम्प्लेक्स है, it exists as a colloidal solution soluble of KFeCN6, a colloidal solution of this form soluble, जब एक्सेस ये लिया जाए। और यहां पे अगर इस वाले केस में एक्सेस K3FeCN6 लिया जाए, then it exists as KFe as a colloidal solution which is soluble। तो ये फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड की रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नोट डाउन कर लेना इसे, क्लास में मैंने बताया ही है सभी। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्रोमियम D3S 3DXY,
ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होती हैं। इसके अराउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन sp3, ये फिर D3s, पूरा स्ट्रक्चर आता है डायमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल। फिर इसमें कलर इसका ऑरेंज कलर होता है। इसके अंदर 8 CRO बॉन्ड है, पर ये वाले 3 CRO, ये 6 CRO, 6 CRO इक्विवेलेंट है जो टर्मिनल है। बॉन्ड ऑर्डर तो 3 ये, इन तीनों में आपस में रेजोनेंस होगा, एक बार यहाँ माइनस, एक बार यहाँ माइनस, एक बार यहाँ माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 + 2/3, 2 पाई बॉन्ड 3 तो 5/3। फिर ब्रीजिंग CRO बॉन्ड जो कि मेनली बॉन्ड ऑर्डर 1 के आसपास रहता है। इसीलिए अगर इसकी बॉन्ड लेंथ A है और इसकी बॉन्ड लेंथ B है, तो ये 6 एक जैसे है, लेकिन A विल बी लॉन्गर देन B बॉन्ड लेंथ। इसकी वैल्यू होती भी है, इसकी वैल्यू 179 पिकोमीटर होती है, जबकि इसकी वैल्यू ये 163 पिकोमीटर होता है, और ये 1 पिकोमीटर। तो ये इसके स्टेप, तो इसका क्या होगा, ये लीनियर नहीं रहता, क्योंकि ये sp3 है, तो ये भी एंगुलर, ये 126 डिग्री होता है एंगल, एंगुलर शेप में होता है इसके अराउंड। तो नॉन लीनियर सिमेट्रिकल CRO ये, लेकिन सिमेट्रिकल होते हैं CR बॉन्ड। बात तो ये हो गई, लेकिन और भी ये फीचर, डाइक्रोमेट को अगर एसिडिक मीडियम और प्रोवाइड कराएंगे तो बन जाएगा Cr3+, रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन CrO4 अगर आपके पास हो 2- जो कि येलो कलर का होता है, इसे H+ देंगे तो ये पहले बनेगा, और डाइक्रोमेट को अगर मीडियम एल्कलाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा। और यहाँ भी Cr+6 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ भी +6 है, तो ये जो चेंज है ये स्ट्रक्चरल चेंज है, बट ये नॉन रेडॉक्स है। CrO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। D3s टेट्राहेड्रल, D3s टेट्राहेड्रल। बॉन्ड ऑर्डर 4 में 2 को बॉन्ड को मूव करना है 4c2, तो 1 + 2/6, 4/3 होता है इसका। येलो कलर है इसका। तो इस तरीके से ये आपका क्रोमेट से डाइक्रोमेट पर ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। ये टेट्राहेड्रल D3s, और वो डायमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल, ये ग्रीन होता है Cr3+। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग CFSE क्या हो जाएगा, सभी कोबाल्ट हैं, सभी कोबाल्ट का 3+ है, तो मेनली जो लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है इसमें, अमोनिया, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। फिर En, फिर वाटर, फिर F। तो इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, सबसे कम इसका है A का,
फिर बी का वाटर का, फिर सी का, फिर डी का। तो आंसर नहीं, ए बी, फिर हाँ अमोनिया जो होती है, अमोनिया और इसमें देखो क्या था, ऑर्डर हमारा अमोनिया और ईएन में क्या होता था कि सबसे पहले आता था आई ब्रॉट सम कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम होम विद वाटर, कंटेनिंग वाटर, निश्चय एट देम एमिकेबली। ईडीटीए जो है वो पहले आता है, ईडीटीए तो यहाँ है भी नहीं, निश्चय एट देम एमिकेबली इन नाइट कैंटीन कॉरिडोर। तो जो ईएन है वो स्ट्रॉन्गर एक्चुअली अमोनिया से। तो ईएन सबसे बाद में आना चाहिए। ये हो गया आंसर, ऑर्डर ये हो गया, ईएन अमोनिया वाटर है। वो न्यूमोनिक अच्छी तरह से याद रखो, आई ब्रॉट सम कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम होम containing water, निश्चय ate them amicably in night canteen। ये मैंने क्लासरूम में सब लिखवाया है, ठीक है ना। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, एससीएन, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, वाटर, एनसीएस, ईडीटीए, अमोनिया, ईएन, सीओ, नहीं सीएन कैंटीन का, और ये सीओ। तो उसके बेसिस पे आप चीजें कर सकते हो, इस वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जा रहे हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे